हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग माई लर्निंग पे। आज हम लोग जो है पंचायती राज एक्ट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को उसकी हिस्ट्री बताऊंगा कि कैसे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है या पंचायती राज संस्थान है जो वो कैसे आए, वो कैसे बने, ज़रूरत क्या पड़ी। ठीक है, हम उसकी हिस्ट्री देखेंगे और जो कमिटीज़ बनी वो देखेंगे। फिर हम पंचायती राज एक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। जो सबसे पहले जिक्र है ऐसी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का, यानी कि जो स्थानीय स्वशासन की इकाइयां हैं, उसका जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ क्या था कि हमें तीन चीज़ों का पता चलता है। एक तो सभा होती थी, एक समिति होती थी, एक होती थी विदत। जो सभा होती थी वो उसमें पुरुष और महिलाएं दोनों पार्टिसिपेट कर सकते थे। जो पुरुष होता था उसको सभ्य कहते थे, जो महिला होती थी उसको सभावती कहते थे। जो समिति होती थी उसमें आम जन जाते थे और वहाँ जो है विमेंस की एंट्री नहीं थी, महिलाओं को उसमें जाने की अनुमति नहीं थी। जो विदत होती थी वो बड़े बूढ़ों की और विद्वानों की संस्था होती थी। धीरे धीरे जैसे ही जैसे वैदिक पीरियड खत्म हो रहा था, जो बाद के वेद हैं जैसे अथर्व वेद है, वहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ सभा और समिति का ही जिक्र मिलता है। वहाँ भी सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। ठीक है, वैदिक पीरियड के अंत तक विदत है जो ये इकाई वो ख़त्म हो चुकी थी, इसकी एग्जिस्टेंस नहीं रही थी। ठीक है, अगर हम ब्रिटिश पीरियड की बात करें, असल में ये ब्रिटिश पीरियड में अर्बन बॉडीज़ के लिए आई थी। जो भी मतलब कमेटी आई जो बनी उस टाइम पे, वो अर्बन एरिया के लिए बनाई गई थी, यानी कि शहरी निकाय बनाए गए थे। वहाँ हमें रूरल के लिए नहीं मिलती चीज़ें। अगर हम ब्रिटिश एरा की बात करें तो हमें रूरल एरिया के लिए ऐसी संस्थाएं नहीं नहीं मिलती। ठीक है, 1687 और 1688 में पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनी थी, यानी कि इस पीरियड में बनी होगी मद्रास में। ठीक है, जो आज का मुंबई है, बॉम्बे और कलकत्ता के लिए 1726 में बनी थी। 1870 में जो लॉर्ड मेयो थे वो एक रेजोल्यूशन लेकर के आए थे और उन्होंने सिर्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करी थी, उसको विजुअलाइज किया था। उसको मतलब वो जो ग्राउंड लेवल पे होती है चीज़ें वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे वो। ये ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंट करने का काम है वो किया था रिपन ने 1882 में, 1882 में एक रेजोल्यूशन के थ्रू। वो जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उन्होंने बनाई थी लोकल एरिया पे, इसलिए उन्हें जो है वो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि स्थानीय स्वशासन का उन्हें पिता कहा जाता है। जो ये रेजोल्यूशन था वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के एरिया में एक मैग्ना कार्टा था। ठीक है, यानी कि वो वाला डॉक्यूमेंट जिसने उस चीज़ का इतिहास चेंज कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं कि 1907 में हैब हाउस ने एक रॉयल कमीशन बना था। ये उसके चेयरमैन रहे थे। उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन पे बात करी थी, यानी कि पावर के विकेंद्रीयकरण पे। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके बनाने से मतलब ही यही है कि आप डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हो। पावर जो है वो किसी एक के हाथ में नहीं है या फिर ऊपर नहीं है, पावर नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। ठीक है, बट गई है पावर। जिनको वाकई में पावर मिलनी चाहिए अपने एरिया को, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, उनके हाथों में वो पावर चली गई है। ये जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो 1909 में किया गया था। ठीक है, इसकी रिपोर्ट आने के बाद 1919 में जब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था और डायर की लगी थी, उस वक्त जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको इंडियन जो मिनिस्टर्स थे उनके अंडर दे दिया गया था और इसको जो है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का दर्जा मिल गया था। ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट क्या होते हैं? ऐसी कोई भी चीज़ जैसे जो इंडियन मिनिस्टर के अंडर ट्रांसफ़र कर दी जाती थी उस वक्त, चाहे अब वो एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे अब जैसे ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से संबंधित हो, पब्लिक हेल्थ हो, जो भी एरिया की पावर किसी इंडियन मिनिस्टर के अंडर जाएगी तो उसको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं कि 1924 में कंटोनमेंट्स एक्ट आया था। अभी आप लोग देखते हैं जैसे जो आर्मी के कैंटोनमेंट्स होते हैं उनके लिए अलग से उनको कैसे ऑपरेट करना है, उसके लिए 1924 में आया था एक्ट। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया था। आप लोगों को पता होगा उसमें जो है 1935 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो प्रोविंसेस थे उनको ऑटोनॉमी दी गई थी, यानी कि जो प्रांत थे उनको स्वायत्ता दी गई थी। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को
प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया था। अभी भी क्या है कि जो पंचायती राज है वो स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब जो स्टेट है उनके पास पावर होती है, राज्य के पास पावर होती है कि उससे रिलेटेड जो रूल है रेगुलेशन है वो कैसे बनाने हैं और क्या बनाने हैं, चाहे वो आपकी रूरल एरिया से संबंधित इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो आपके अर्बन एरिया से संबंधित इंस्टीट्यूशंस हों, यानी कि संस्थाएं हों। जैसे आप पंचायत की बात करते हैं लोकल एरिया पे गाँव में, ठीक है। अगर आप शहरों की बात करें तो आपके पास क्या होता है, म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती हैं। ये ऐसे करके 8 इकाई होती हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटी, कंटोनमेंट एरिया, पोर्ट वाला एरिया, ऐसे करके 8 होती हैं ये। इसके लिए 3 मिनिस्ट्रीज काम करती हैं वैसे। एक तो अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो हमारे पास एक होम अफेयर्स होगी, ठीक है, और एक और होती है, याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। तो ये 3 मिनिस्ट्रीज होती हैं जो इसके लिए काम करती हैं। अभी हम जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में देख लेते हैं कि इंडिया के लिए ये कैसे डेवलप हुआ। 1948 में जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, उसमें डिबेट में इसके बारे में जिक्र किया गया था कि हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। जो गांधी जी थे, गांधी जी जो है वो रूरल एरिया में जो लोकल लोग थे उनके लिए ज़्यादा बात करते थे, जैसे ग्रामीण एरिया के लोगों के लिए, अपने किसानों के लिए, ठीक है, जो भी मजदूर थे, काश्तकार थे, उनके हिसाब से जो पावर है वो उन लोगों के हाथ में होनी होनी चाहिए, तभी जो उनका डेवलपमेंट होना संभव था। इसके लिए जो है जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो डीपीएसपी में, आप लोग डीपीएसपी में गांधी जी के बारे में पढ़ते होंगे। डीपीएसपी क्या है, ये राज्य नीति निर्देशक तत्व है। हमारे संविधान में राज्यों के लिए निर्देश दिए गए हैं कि जब वो अपनी पॉलिसी डिसाइड करेंगे तो वो कैसे किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जो आर्टिकल 40 है उसमें उसमें पंचायत के बारे में बात की गई है कि जो स्टेट होगी उसके लिए कंपलसरी है कि वो अपने यहाँ पंचायत बनाए, पंचायत जो उसको एस्टेब्लिश करे, ठीक है, लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए। अब ये संविधान में दे तो दिया गया था, पर इसको जो है अभी सही रूप देना था कि हाँ वाकई में ये संस्थाएं हैं और वाकई में काम करती हैं। उसके लिए क्या किया गया कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए, ठीक है, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए गए थे। ये जो शुरू किए गए थे वो 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किए गए थे और 1953 में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस शुरू की गई थी। इन दोनों का काम क्या था कि जो लोकल एरिया है हमारे, ठीक है, छोटे लेवल पे बिल्कुल, उनका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, उसके लिए प्लान तैयार करना, उनको इम्प्लीमेंट करना। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकी जो पावर थी या जो ये संस्थाएं थी वो धीरे धीरे वीक होती चली गई। कारण ब्यूरोक्रेसी। धीरे धीरे जैसे चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ी तो कागजी कार्रवाई बढ़ती गई। अब लगातार इधर उधर चक्कर लगाने पड़ते थे। अभी भी आपको देखने को मिल रहा है जब भी ऐसा कुछ होता है तो कुछ रिफॉर्म करने की ज़रूरत होती है। वैसे हर टाइम, मतलब टाइम टू टाइम आपको हर चीज़ में रिफॉर्म करना पड़ता है। अगर वो नहीं होगा तो वो पर्टिकुलर चीज़ वीक हो जाएगी या फिर वो इतनी पुरानी हो जाएगी कि वो उस टाइम की जो ज़रूरतें हैं उसको फुलफ़िल नहीं कर पाएगी। तो ऐसे ही इनके साथ भी था। तो अभी ये चेक करने के लिए कि इनमें क्या कमियां हैं और इनको कैसे इम्प्रूव किया जाए, बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई। ये बलवंत राय जी मेहता थे, इन्हीं के अंडर कमेटी बनी थी 1957 में, जनवरी में 1957 में। इसने क्या किया, इस कमेटी ने, इसने एग्जामिन किया वर्क को, किसके, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के। इन्होंने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 को गवर्नमेंट के सामने पेश कर दी और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस रखी थी। इन्होंने क्या कहा कि हमें जो है वाकई में एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है, यानी कि वाकई में एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की ज़रूरत है। लोकतांत्रिक होने का मतलब तो यही था कि जो लोग हैं वो चुन रहे हैं, ठीक है, और विकेंद्रीकरण की बात करी। यहीं से हमें समझ में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि जब विकेंद्रीकरण होगा, लोकल लेवल पर जिनके हाथ में पावर जाएगी उनको वोटिंग के जरिए चुना जाए, ठीक है। वो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में फिर खुल के भी कहा कि जो जिला परिषद होगी, जिला परिषद, और जो पंचायती राज होगा, ठीक है, और एक होगा ग्राम लेवल पे पंचायत। जिला परिषद होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो पंचायत समितियां होंगी वो होंगी ब्लॉक लेवल पे, और जो ग्राम पंचायती होंगी वो गांव के लेवल पे होंगी। जिला परिषद जो होगी और पंचायत समिति होगी, इसमें से इन दोनों का इलेक्शन तो होगा इनडायरेक्टली। जो पंचायत होगी उसका इलेक्शन होगा डायरेक्टली। वो कैसे, जो ग्राम पंचायत के लेवल पर जो भी ऑफिसर्स होंगे या जो भी नुमाइंदे चुन के आएंगे वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुने जाएंगे वोट दे करके। और जो लोग पंचायतों से चुन करके आएंगे
अब एक जिला होगा, उस जिले में कई सारे ब्लॉक होंगे, उन ब्लॉक्स में अलग अलग पंचायत होंगी। जो पंचायत में लोग चुन के आए हैं वो ब्लॉक लेवल पे, यानी कि एक ऊपर स्तर पे पंचायत समिति के सदस्यों को चुनेंगे। ठीक है, अब जो पंचायत समिति के सदस्य होंगे ऐसे कई सारे ब्लॉक्स के, वो लोग मिलके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चुनेंगे जिला परिषद को। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो जिला परिषद होगी उसका चेयरमैन वो डीसी होगा। ये जो जिला परिषद होगी वो काम क्या करेगी, वो काम करेगी एडवाइस करने का, कोऑर्डिनेट करने का, और एक सुपरवाइजरी बॉडी की तरह काम करेगी, यानी कि सुपरवाइज करने का काम करेगी। किसको? जो ये नीचे वाली संस्थाएं होंगी, जो ये नीचे वाली इकाइयाँ होंगी, जैसे पंचायत समिति या ग्राम पंचायत, इनके द्वारा जो भी प्रोग्राम बनाए जाएंगे उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कैसे कोऑर्डिनेट करना है, एडवाइस क्या देनी है, वो काम होगा जिला परिषद का। और जो पंचायत समिति होगी वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम करेगी। ठीक है, यानी कि एक जो कार्यकारी संस्था होती है, जैसे अब प्लान हो गया तैयार, अब उसको उसके लिए किसके साथ कोई डिपार्टमेंट है उसको क्या ऑर्डर देने हैं। अब प्लान तो तैयार हो गया है, पर उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, सबको आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उनसे जाना, उनसे मिलना। ठीक है, और जो भी चीज़ें करवानी हैं उसके लिए पंचायत समिति काम करेगी। ठीक है, अभी इसी की इम्प्लीमेंटेशन, जो उसकी रिकमेंडेशन थी उनको इम्प्लीमेंट किया गया। किसने किया? जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे, उन्होंने जनवरी 1958 को इसकी सारी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया। पर कहा क्या गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको कोई रिजिड पैटर्न नहीं रखना है, मतलब उन्होंने ऐसा कंपलसरी नहीं किया स्टेट्स के लिए कि वो एक रिजिड पैटर्न रखें, पर जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो सेम रखने थे, जो फंडामेंटल्स थे। ठीक है, मतलब कि हाँ सब जगह पंचायत होंगी, जो ग्राम लेवल पे होगी वो चुन के आएंगी। ठीक है, वो लोकल लेवल पे काम करेंगी, कि उनके ऊपर जो है स्टेट का यूँ पूरा कंट्रोल नहीं होगा, वो सब चीज़ें कही गई। पर हुआ क्या, अब देखेंगे आगे कि जो स्टेट्स होंगी वो अपने हिसाब से कर लेंगी चीज़ें। ठीक है, तो जो सबसे पहले पंचायत शुरू करी गई थी वो उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री थे जो जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से करी, यानी कि सबसे पहली पंचायत की स्थापना हमारे देश में राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। जो उसके बाद दूसरी थी वो ही 1959 में आंध्र प्रदेश में हुई थी। धीरे धीरे ऐसे करते करते 1960 तक, 1960 तक लगभग सभी स्टेट्स ने अपने यहाँ पंचायत को जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया था। पर दिक्कत क्या हुई कि हर स्टेट ने अपने हिसाब से अलग अलग नंबर ऑफ टायर्स बना लिए, यानी कि कहीं 2 टायर थे, कहीं 3 टायर थे, कहीं 4 टायर थे। अभी भी आपको हमारे देश में 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर और 4 टायर देखने को मिलेंगे। टायर का क्या मतलब है? यानी कि लेवल, कि हाँ आप ग्राउंड लेवल पे जो गांव है उसके स्तर पे बना रहे हो, ब्लॉक के स्तर पे बना रहे हो, फिर क्या आपका कोई और स्तर बना दिया जाए, फिर आप जिले के स्तर पे बना रहे हो, ऐसे करके। वैसे अभी इसका प्रावधान भी है पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, कि अगर इतनी पॉपुलेशन है तो आप इतने टायर रख सकते हो, अगर इतनी है तो इतने रख सकते हो। अब जैसे जो स्टेट ही छोटी है, जिसके यहाँ पॉपुलेशन ही कम है, वो 4 टायर बना के क्या करेंगे? वो 2 टायर से काम चला लेंगे। जैसे गोवा है, गोवा में 2 टायर हैं, हरियाणा है 3 टायर है, राजस्थान है 3 टायर है, यूपी है 3 टायर है, वेस्ट बंगाल है 4 टायर हैं, ऐसे करके। ठीक है, तो जो भी उनकी रिलेटिव पोजीशन होती थी, जो ऑफिसर्स थे या जो पंचायत थी, उसमें अलग अलग कर लिया सभी राज्यों ने अपने अपने हिसाब से। जो उनके टेन्योर थे कि 5 साल के लिए करनी है, 4 साल के लिए करनी है, या करनी है 6 साल के लिए, उनका कार्यकाल वो अलग अलग कर लिया। जो उनकी कॉम्पोजिशन होती थी, फंक्शन होते थे, या उनके पास पैसा कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट देगी, वो टैक्स से जुटाएंगे, वो सब चीज़ों में डिफरेंस कर लिया। कुछ राज्यों ने न्याय पंचायत भी बना ली। ये एक जुडिशियल बॉडी होती थी जो छोटे मोटे केसों में न्याय करने का काम करती थी। ठीक है, इसका प्रावधान नहीं था, जबकि राज्यों ने अपने हिसाब से बना ली थी उसमें। तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये भी धीरे धीरे उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे जिस तरह से इनको डिजाइन किया गया था। पूरे राज्य में एक सी व्यवस्था नहीं होती, हर जगह की टेरेन अलग होती है, मतलब वहाँ की जो धरती है, जो सोयल है, जिस तरह का एरिया है, कहीं पहाड़ी होगा, कहीं समतल होगा, उस हिसाब से चीज़ें अलग अलग होती हैं, और उस हिसाब से चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं। कहीं उसी काम के लिए कम पैसा लगेगा, कहीं उसी काम के लिए ज़्यादा पैसा लगेगा, एरिया के हिसाब से।
तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो काम था वो धीरे धीरे स्लो होता गया। ब्यूरोक्रेसी थी उसका दखल बढ़ता गया, यानी कि जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी उनका दखल बढ़ता चला गया। जो सरपंच हैं उसको इधर चक्कर काटने पड़ते थे, है तो वो इलेक्टेड, अब उसके पास ज़्यादा स्वायत्ता होनी होनी चाहिए, वो जनता का रिप्रेजेंटेटिव है, परंतु वो कागज कार्यों में इतना उलझ के रह गया था कि कहीं डीसी के पास जाओ, कहीं ये करो वो करो, कि धीरे धीरे ये संस्थाएं डेटरेट होने लगी। लोग जो है वो रिलेक्टेंट थे अपना काम करने के लिए, वो चाहते नहीं थे उस काम को करना, क्योंकि उन्हें उसमें समस्याएं दिखाई देती थी, लगने वाला समय दिखाई देता था। तो अभी इन्हीं चीज़ों को ठीक करने के लिए, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको रिवाइव करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, यानी कि जो उनकी असल व्यवस्था थी उसको दोबारा लेकर के आने के लिए, बनाने के लिए उसको, और जो उसको मजबूत करने के लिए, कि असल में जिस कारण से उसे बनाया गया था वो सब चीज़ों को करने के लिए अशोक मेहता कमेटी बनाई गई दिसंबर 1977 में। इसने जो अपनी रिपोर्ट पेश करी थी वो अगस्त 1978 में पेश करी थी। अब क्या होगा कि जब ये सुधार होंगे तो यहाँ से सेकंड जनरेशन शुरू हो जाएगी पंचायती राज की। ठीक है, ये देखने वाली बात है। अब जब इसने रिपोर्ट पेश करी अपनी, तो इसने कुछ रिकमेंडेशंस दी इस कमेटी ने। वो रिकमेंडेशंस क्या थी? उन्होंने कहा कि 3 टायर की बजाय आप 2 टायर रखो। ये पहली कमेटी थी जिसने ये बात कही कि हमें 2 टायर रखने चाहिए, एक जिला परिषद और उसके बाद गांव के लेवल पे। और गांव के लेवल पे भी कैसे रखोगे? आप ग्रुप ऑफ विलेजेस बनाओगे, अकेले अकेले गांव में पंचायत नहीं बनेगी, आप गांवों का समूह बनाओगे और उस समूह के ऊपर एक मंडल पंचायत बनेगी। जैसे अभी हम ग्राम पंचायत के ऊपर पंचायत समिति की बात कर रहे हैं, तो लगभग इसने वही बात कही। इसने कहा कि उस पंचायत समिति को मंडल पंचायत का नाम दे दो। ठीक है, और इसके लिए जो पॉपुलेशन की लिमिट रखी गई वो 15 से 20 हज़ार रखी गई थी, कि जब कितने कितने गाँवों का ग्रुप बनाना है, इतने इतने गाँवों का, कि उनकी पॉपुलेशन मिला के 15 से 20 हज़ार हो जाए। ऐसा जो जिला परिषद होगी वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम करेगी और वही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग का काम करेगी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा था कि पंचायत समिति एग्जीक्यूटिव का काम करेगी और जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग का काम होगा वो जिला परिषद करेगी। यहाँ दोनों ही काम जिला परिषद को दे दिए गए इस कमेटी के हिसाब से। ठीक है, और क्या कहा कि जो जैसे अभी आप देखते हैं कि स्टेट लेवल पे या फिर सेंटर लेवल पे जब इलेक्शन होते हैं तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं, या जो म्यूनिसपैलिटी के इलेक्शंस होते हैं वहाँ भी पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन होता है। तो यहाँ कहा गया है कि सभी लेवल पे, 2 ही लेवल थे, दोनों ही लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन होगा, यानी कि जो राजनीतिक ग्रुप होंगे वो अपने हिसाब से लोगों को खड़ा करेंगे कि हमारी पार्टी से, हमारी पार्टी से ये। और कहा गया कि जो टैक्स है, यानी कि पंचायती राज्यों पे असल जो पंचायती राज संस्थाएं थी, इकाइयाँ थी, उनके पास पैसे की कमी थी, उनको अपने काम के करने के लिए जो पैसा मिल रहा था वो कम था। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें टैक्स लगाने की जो है वो छूट दी जाए, कि वो अपने हिसाब से टैक्स लगाएं और उसको वसूलें। और क्या कहा क्या कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, जो राज्य सरकार होगी, वो सुपरसीड नहीं करेगी, मतलब कि उसका ज़बरदस्त कंट्रोल नहीं होगा पंचायती राज संस्थाओं के ऊपर, नहीं तो वो ऑटोनोमस नहीं रह जाएंगी, यानी कि वो स्वायत्त नहीं होंगी, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगी अगर उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल होगा। और क्या कहा गया कि इनका जो है वो ऑडिट किया जाए टाइम टू टाइम। इससे क्या होगा कि जो पैसा दिया गया है उनको, उससे उसका पता चलेगा कि जिस काम के लिए उन्हें दिया गया है, चाहे वो किसी सोशल ग्रुप जो सोशल डेवलपमेंट है उसके लिए दिया दिया गया हो या किसी और काम के लिए दिया गया हो, तो पता चले कि इन्होंने वो पैसा वहाँ लगाया भी है या नहीं। और क्या कहा गया? और कहा गया कि जो न्याय पंचायत है उसको अलग से बना दिया जाए, यानी कि जो पूरी पंचायती राज की इकाई थी उससे अलग हमें न्याय पंचायत बना देनी चाहिए, और इसके ऊपर एक क्वालिफाइड जज बैठेगा। ठीक है, ये किसकी रिकमेंडेशन है? ये है अशोक मेहता कमेटी की। और क्या कहा गया कि जो स्टेट लेवल पे होगा वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होगा, ये जो सेंटर लेवल पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसके साथ कंसल्ट करके, ठीक है, विचार विमर्श करके इलेक्शन कराने का काम करेगा। अभी क्या है, अभी हमारे पास स्टेट इलेक्शन कमीशन है और पैसे के लिए क्या है, हमारे पास स्टेट फाइनेंस कमीशन है। ये 2 बॉडीज होती हैं जो स्टेट पे होने वाले जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं, यानी कि जो हमारी लोकल लेवल पे सरकार चलाती है, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गया, जिला परिषद हो गया, वो सबके इलेक्शन करवाती है। कौन करवाती है? स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है। और उनका जो फाइनेंस का काम होता है, पैसे का काम होता है कि सरकार की तरफ से कितना आया, कितना आएगा, या उनको कितना और देना चाहिए, वो सब चीज़ों को सजेस्ट करने का काम स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। ठीक है, और क्या कहा गया अशोक मेहता कमेटी की तरफ से
कि हमें जो है एक मिनिस्टर नियुक्त करना चाहिए पंचायती राज संस्थाओं के लिए, और उसको जगह देनी चाहिए स्टेट काउंसिल में। ये वैसे अभी होता है आज के टाइम में, पर उस वक्त ये अशोक मेहता कमेटी की रिकमेंडेशंस थी। आप देखेंगे लास्ट में कि जितनी भी कमेटी बनी, वो सब के लास्ट में एक कमेटी बनेगी और वो उन सब की रिकमेंडेशन को सम अप कर देगी, और फिर उसी कमेटी के बेसिस पे जो पंचायती राज एक्ट पास किया गया था वो पास किया जाएगा। 1992 में किया गया था जो, वो पास किया जाएगा ऐसे ही अर्बन के लिए। ठीक है, ये भी रूरल के लिए पढ़ रहे हैं हम। और क्या कहा अशोक मेहता कमेटी ने कि जो SC ST हैं उनके लिए रिजर्वेशन दिया जाए पॉपुलेशन के हिसाब से। आज भी यही है, आज भी हमारे पास पॉपुलेशन के हिसाब से ही रिजर्वेशन है SC और ST दोनों के लिए। इसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देना चाहिए पंचायती राज संस्थाओं को, यानी कि संवैधानिक दर्जा। अभी जो है HCS का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी कमेटी थी जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक नए चैप्टर को ऐड करने की बात करी है। एक नए चैप्टर को, अभी अशोक मेहता कमेटी ने चैप्टर ऐड करने की बात नहीं की है, उसने कहा है सिर्फ कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देना चाहिए, यानी कि संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। ठीक है, हमने देखा था अभी कि 1977 में, यानी कि 1977 में ये अशोक मेहता कमेटी बनी थी, और उस टाइम पे जनता गवर्नमेंट आई थी। कांग्रेस गवर्नमेंट के बाद पहली बार जो है कोई और गवर्नमेंट बनी थी और जनता गवर्नमेंट बनी थी, और वो जो है फिर कोलैप्स भी कर गई थी, गिर गई थी ना सरकार। तो भी सरकार गिरने की वजह से अशोक मेहता कमेटी की जो भी रिकमेंडेशंस थी उसको माना नहीं गया। अब वो कमेटी नहीं रही तो उसकी रिकमेंडेशंस भी नहीं रही। ठीक है, फिर बनती है GV के राव कमेटी 1985 में, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ये बनी है अभी। इसमें क्या होगा, इसने कुछ रिकमेंडेशन दी और उसमें क्या कहा कि जो स्टेट लेवल की प्लानिंग है, ठीक है, वो जिला परिषद को सौंप दी जाए। कि स्टेट जो भी प्लानिंग होगी वो स्टेट लेवल पे होगी, ग्राउंड लेवल पे नहीं होगी, ग्रास रूट पे नहीं होगी। हमारे पास पहले क्या था, हमारे पास प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन के टाइम पे क्या होता था कि ऊपर से योजनाएं तैयार होती थी और फिर वही नीचे आगे इम्प्लीमेंट होती थी। अब इसमें क्या होता था कि जो ऊपर बैठे लोग हैं उनको नहीं पता ग्राउंड की, जो बिल्कुल नीचे लोग रह रहे हैं उनको क्या चाहिए, उनकी ज़रूरतें क्या हैं। इसलिए हमारे पास नीति आयोग बनाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया ना नीति आयोग 2015। ठीक है, अब ये क्या करता है कि नीचे से रिकमेंडेशंस मंगवाई जाती हैं कि हमें ये काम है, ये करवाना है, ऐसे है, फिर ये ऊपर तक जाती है। फिर यहाँ से डिसाइड होता है कि ऐसा ये आई है रिकमेंडेशन, इसके लिए ये पैसा लगाना चाहिए, ये करना चाहिए, उस हिसाब से योजनाएं पॉलिसी तैयार की जाती हैं, फिर उनको नीचे इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। पर जो रिकमेंडेशन होती हैं वो नीचे से ही जाती हैं ऊपर तक। पहले हमारे पास टॉप टू बॉटम अप्रोच होती थी, अभी हमारे पास क्या है, बॉटम टू टॉप अप्रोच है। तो दोबारा देख लेते हैं इसको, GV के राव कमेटी को, कि जो GV के राव कमेटी थी उसने क्या कहा कि जो स्टेट लेवल के जो भी प्लानिंग या फिर फंक्शन है कुछ, वो जिला परिषद को सौंप दिए जाने चाहिए। कि जो स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन है, उसमें से कुछ फंक्शन ऐसे हों जो जिला परिषद को सौंप दिए जाएँ। जो जिला परिषद होगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करेगी। उसने कहा कि जो जिला परिषद है उसको एक इम्पोर्टेंट संस्था बना दिया जाए कि यही काम करेगी मेन जो भी होगा। ठीक है, फिर ये इम्प्लीमेंट करवाएगी नीचे रूरल लेवल पे। उन्होंने कहा कि जो जिला परिषद होगा उसका CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होगा वो, उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बनाया जाए, एक नई पोस्ट बनाई जाए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की, और इसके रेगुलर इलेक्शन हो जिला परिषद के, और इसको जो एक प्रॉपर यूनिट बनाया जाए प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए। यानी कि जो काम होगा मेन वो सारा कौन करेगा, वो जिला परिषद करेगी, जिला परिषद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई। जो GV के राव कमेटी थी वो रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी अरेंजमेंट्स थे, ठीक है, यानी कि गांवों के लिए जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं करी गई थी उनकी जांच के लिए, और जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स थे, यानी कि गरीबी उन्मूलन के लिए जो भी प्रोग्राम चलाए गए थे, कार्यक्रम चलाए गए थे, उसके लिए ये कमेटी बनाई गई थी उस टाइम पे, और इसकी ये सारी रिकमेंडेशंस थी। ठीक है, उसके बाद बनी थी हमारे पास, असल में उससे पहले बनी थी हनुमंत राव जो कमेटी है। ये इम्पोर्टेंट क्यों थी कि इसने जो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये फिर एक बॉडी अलग से बनाने की बात करी थी जो पंचायती राज संस्थान थे उससे अलग, और जो उसका हेड होगा वो या तो किसी DC को या मिनिस्टर को बना दी जाए, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है उसके DC को, या फिर एक मिनिस्टर नियुक्त किया जाए उसके लिए।
और जो ये जीवी के राव कमेटी थी, इसने ये इम्पोर्टेंस डीसी को या मिनिस्टर को नहीं दी, उसने ये सारी जो भी जिम्मेदारी थी वो एक अलग ऑफिसर को दे दी। ठीक है, उसने ऐसी बात कर दी, इसलिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट थी। अभी तक जो भी मतलब बात करी जा रही थी वो डीसी के बारे में बात करी जा रही थी। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी हमारे पास जिला परिषद होती थी, वहाँ पे डीसी का एक मतलब उसके मेंबर के तौर पे रखा गया था हर बार। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो एल एम सिंघवी कमेटी है, एल एम सिंघवी, वो 1986 में बनी थी। अब एल एम सिंघवी कमेटी ने कहा था कि हमें जो है एक नया चैप्टर ऐड करना चाहिए। किसके लिए? कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए अभी इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ानी है और इसको वाकई में इफेक्टिव बनाना है, तो उसके लिए संविधान में इसको जोड़ देना चाहिए। हमने पीछे भी पढ़ा कि जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की बात करी गई थी। इससे क्या हो जाएगा ऐसा, अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिल जाएगा या फिर इसके लिए जो एक अलग चैप्टर ऐड हो जाएगा, आप देखेंगे कि संविधान में जो भी बात लिखी हुई है ना उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। ठीक है, वो हमारे लिए जो है मतलब एक गाइड का काम कर रहा है, बता रहा है कि हमें ये काम करना है, ये नहीं करना है। तो ये एक तरह से कंपलसरी हो जाएगा स्टेट्स के लिए कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। इसीलिए बार बार इसकी बात करी जा रही है अभी कि आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रिकॉग्निशन देना चाहिए या नया चैप्टर ऐड करना चाहिए। और क्या कहा एल एम सिंघवी कमेटी की रिकमेंडेशंस में कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है वो करना चाहिए किसके लिए? रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए। कि जो चुनाव हैं वो हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हों। स्टेट्स क्या थी, वो क्या कर रही थी, अब किसी ने कहीं 6 महीने का 6 साल का रख लिया था कार्यकाल, कहीं 5 का। कुछ कुछ केसेस में क्या होता था कि ये टाइम पीरियड बढ़ जाता था और इलेक्शन नहीं हो पाते थे। ठीक है, वही स्टेट पॉलिटिक्स। तो ये सब चीज़ें ना हो तो उसके लिए ये रिकमेंडेशंस दी गई थी। और क्या कहा गया था कि जो न्याय पंचायत होगी अब वो क्लस्टर ऑफ विलेजेस के लिए बनेगी, यानी कि वही जो पहले विलेजेस होंगे उनको रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। जैसे पहले था कि 15 से 20 हज़ार की पॉपुलेशन हो, उसके ऊपर एक मंडल पंचायत बने। ठीक उसी तरह अभी जो है नए पंचायत के लिए कह दिया गया था कि विलेजेस जो होगा, जो गांव होंगे उनको रीऑर्गेनाइज किया जाएगा और गांवों के समूह बनाए जाएंगे। उन समूहों के ऊपर एक न्याय पंचायत बनेगी। ठीक है, फिर वो जो काम करने जैसे हैं वो करेगी। और क्या कहा गया कि जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स बनाए जाएं। इसके लिए कि जो इलेक्शन होगी या कोई कंट्रोवर्सी हो जाए या पंचायत जो या फिर जो भी संस्था है उसको डिसोल्यूट करना हो, ठीक है, उसको ख़त्म करना हो, और उसके जो फंक्शंस हैं उससे रिलेटेड किसी तरह की कोई दिक्कत हो, तो उनके फास्ट जो है वो निर्णय के लिए कि हाँ ये किया जाना चाहिए था, ये हो गया है, वो सब के लिए जो है एक अलग से जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स बनाई जाएँ। ये किसकी रिकमेंडेशन थी? ये थी एल एम सिंघवी कमेटी की। ये 1986 में बनी थी। आगे देखते हैं, उसके बाद बनी थी पी के थुंदन कमेटी। पी के थुंदन कमेटी 1988 में बनी थी। ठीक है, इसका काम क्या था? इसका काम था कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर था पंचायती राज संस्थाओं का उसको जांचना। जो पंचायती राज संस्थाओं का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था उसको जांचना कि इसमें क्या कमियां हैं, इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इनको और बेहतर कैसे बनाया जाए। ठीक है, इसने भी यही रिकमेंडेशन दी कि अगर इसको इम्प्रूव करना है तो आपको सबसे पहले इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देना चाहिए। और जो तीनों टायर हैं उनके जो टर्म है वो फिक्स कर देनी चाहिए 5 साल पे। अभी भी यही फिक्स है। उसने क्या कहा? उसने कहा कि स्टेट लेवल पे जो है एक प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए, या मतलब एक संस्था बनाई जाए ऐसी, और उसके अंदर जो मेंबर होंगे जो, वो जिला परिषद के प्रेसिडेंट होंगे। जितनी भी जिला परिषद हैं स्टेट के अंदर उन सब के जो प्रेसिडेंट होंगे वो इसके मेंबर होंगे। और इसका जो सीईओ होगा वो डीसी होगा, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होगा? डीसी होगा। वैसे अभी जो सीईओ होता है जिला परिषद का वो एडीसी होता है। ठीक है, एडीसी जो होता है वो सीईओ होता है। और क्या कहा इस कमेटी ने? इसने कहा कि जो भी इन पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाए और उसको संविधान में डाल दिया जाए। ठीक है, अभी हमारे पास है, स्केड्यूल में है। ठीक है, और क्या कहा? और कहा कि आपको जो रिजर्वेशन है वो एससी एसटी के साथ साथ विमेंस को भी देना चाहिए। किसके बेसिस पे? पॉपुलेशन के बेसिस पे। ये एससी एसटी के लिए होगा और जो विमेंस है इनके लिए फिक्स किया जाए। ठीक है, मेन बात यहाँ से ये है कि जो सबसे पहले विमेन के लिए रिजर्वेशन की बात करी थी वो बात करी थी पी के थुंदन कमेटी ने। और क्या कहा इस कमेटी ने? इसने कहा कि आपको अलग से फाइनेंस कमीशन बनाना चाहिए।
जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके पैसे के देखरेख के लिए, लेन देन के लिए आपको अलग से फाइनेंस कमीशन बनाना चाहिए, ये पी के थुंदन कमेटी ने कहा। उसके बाद जो हमारे पास गडगिल कमेटी बनी थी 1988 में, किसके अंडर ये बनी थी? वी.एन. गडगिल के अंदर। इस कमेटी का काम क्या था? इस कमेटी का काम था कि पॉलिसी और प्रोग्राम को जो वो चेक करना और वो बनाना, किसके लिए? पंचायती राज संस्थाओं के लिए। ठीक है, ये उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी के अंडर बनाई गई थी। ठीक है, इस कमेटी ने भी क्या कहा? अब यही कमेटी होगी जिसकी रिकमेंडेशन पे जो पंचायती राज एक्ट होगा वो बनाया जाएगा, जो बिल है वो पेश किया जाएगा। इस कमेटी ने कहा कि आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए। अभी आप देखना, इस कमेटी की जो भी रिकमेंडेशन है वो सारी वही रिकमेंडेशन है जो पहले बाकी कमेटीज़ के द्वारा दे दी गई हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करेगी, तीनों टायर के लिए फिक्स टर्म की बात करेगी 5 साल, और कहा कि डायरेक्टली इलेक्टेड हों, सब जो होंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। रिजर्वेशन की बात करी SC ST और वुमेंस के लिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात की फाइनेंस कमीशन की, और कहा कि आपको लिस्ट तैयार करनी चाहिए कि क्या क्या काम ये पंचायती राज संस्थाएं कर सकती हैं। ठीक है, और कहा गया क्या इन संस्थाओं को टैक्स लगाने की, उसको कलेक्ट करने की जो परमिशन है वो दी जानी चाहिए। अभी इसी कमेटी की रिकमेंडेशन को जो है वो ड्राफ्टिंग के लिए बेस के तौर पे इस्तेमाल किया गया। इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पे ड्राफ्ट तैयार किया गया, बिल जो है वो पेश किया गया। किसने पेश किया? वो किया था उस टाइम पे राजीव गांधी जी ने। 64वां संविधान संशोधन था, जुलाई 1989 में पेश किया गया। लोकसभा ने इसको पास कर दिया, परंतु राज्यसभा ने इसको पास नहीं किया। लोकसभा ने इसको अगस्त 1989 को पास कर दिया था। उसके बाद जो है गवर्नमेंट चलेगी, फिर आई VP सिंह की गवर्नमेंट। उन्होंने नवंबर 1989 को ये बिल पेश किया। उन्होंने इसको जो है वो मतलब संसद में पेश करने से पहले इन्होंने CMs की, जो भी स्टेट हैं उन सब के CM की अपनी चेयरमैनशिप के अंडर एक जो है मीटिंग बुलाई, और उसमें सबको इस बात के लिए राजी किया कि हाँ हमें पंचायती राज संस्थाएं चाहिए, और हम सब जो है एक बेसिक उस पे कि हाँ ये चीज़ें रहेंगी, ये तो सब में ही रहेंगी, वो सब पे राजी किया। ठीक है, कि हाँ जैसे अब इलेक्शन होंगे कि हाँ हर जगह इलेक्टेड ही होंगे मेंबर, हर जगह जो है ये लोकल लेवल पे काम करेंगी, इनके ऊपर जो स्टेट का ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, वो सब चीज़ें मनवाई। और वो मीटिंग हुई थी जून 1990 को। उसके बाद सितंबर 1990 को लोकसभा में इसको पेश किया गया, पर गवर्नमेंट के कोलैप्स हो जाने की वजह से, गवर्नमेंट चली जाने की वजह से ये बिल जो है आगे पेश नहीं हो पाया और इस पर काम नहीं हो पाया। उसके बाद आई PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट। उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोकसभा में इसको पेश किया सितंबर 1991 में, और इसको जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1992 को पास कर दिया, और ये फोर्स में आ गया 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को इसको जो है लागू कर दिया गया। और सभी स्टेट्स को कहा गया कि इस तारीख के एक साल के अंदर अंदर जो पहले से पंचायती राज संस्थाएं चल रही हैं आपके यहाँ, जो पंचायतें गांव के लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या तो आप उन सबको जो है ख़त्म करके दोबारा इलेक्शन करवा दो और वहाँ बनवा दो, या फिर जब तक वो चल रही हैं उनका टेन्योर पूरा नहीं हो जाता तब तक उनका टेन्योर चलने दो। और उसके बाद जो अभी ये पंचायती राज एक्ट पास हुआ है उसके हिसाब से आप पंचायती राज संस्थाएं बनाओगे अपने यहाँ। इसके लिए 1 साल का टाइम दिया गया था, और इसके अंदर जो है 2 तरह से जो भी काम थे उनको डिवाइड किया गया था। एक तो थे कंपलसरी, एक थे वॉलंटियरली। कुछ ऐसे थे जो राज्य सरकारों को करने ही पड़ेंगे, और कुछ ऐसे थे जो सरकार के ऊपर था कि वो करे ना करे, वो उनके ऊपर है, वो जैसे चाहे इसको इम्प्लीमेंट कर सकती थी। कंपलसरी प्रोविजंस क्या थे कि आपको जो है ग्राम सभा बनानी पड़ेगी गाँव में, एक गाँव में एक। ठीक है, या फिर आप क्या है ग्रुप ऑफ विलेजेस पे एक ग्राम सभा बना सकते हो। अभी भी क्या होता है कि या तो एक गांव में एक ग्राम पंचायत बनती है, या फिर एक से ज़्यादा गांव होते हैं और उनकी एक कंबाइंड गांव पंचायत होती है। ठीक है, अभी भी यही होता है। और क्या कहा गया कि आप जो है एस्टेब्लिश करोगे पंचायत को विलेजेस लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी कि 3 टायर पे आपको जो है ये पंचायतें बनानी पड़ेंगी। और क्या होगा कि जो भी सीट्स होंगी उन पे डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, चाहे वो किसी भी टायर की हों।
डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक या गांव लेवल की। जो भी चेयरमैन का या फिर चेयरपर्सन का पंचायत समिति के या जिला परिषद के, उनका जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, उनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा। अभी भी यही होता है कि जो पंचायत समिति होते हैं उनके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, और जो जिला परिषद होती है उसका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों को इनडायरेक्टली चुना जाता है। ठीक है। और क्या कहा गया कि जो मिनिमम एज होगी वो 21 साल होगी यहाँ इलेक्ट होने के लिए, और जो रिजर्वेशन होगा वो SC ST दोनों को दिया जाएगा, और सभी पंचायत संस्थाओं में तीनों लेवल पे। और जो चेयरमैन होंगे या प्रेसिडेंट होंगे उनकी सीट्स को भी रिजर्व रखा जाएगा पॉपुलेशन के हिसाब से। जो 1/3 सीट होंगी, चाहे अब वो चेयरपर्सन की हों चाहे मेंबर की हों, वो महिलाओं के लिए भी आरक्षित होंगी। अभी भी है ये आरक्षण। वैसे हरियाणा ने महिलाओं के लिए आरक्षण जो 50% कर दिया है। ठीक है। और SC ST के लिए अभी भी पॉपुलेशन के हिसाब से है रिजर्वेशन सीट्स का। और जो इनका टेन्योर होगा तीनों ही लेवल पे पंचायती राज संस्थाओं का, वो 5 साल का होगा। एक आप स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाओगे, एक आप बनाओगे स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये इसकी कंपलसरी जो चीज़ें थी वो करने जैसी थी इस एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट को, और जो वॉलंटियरली थी कि सरकार चाहे तो करे चाहे तो ना करे, वो था कि आप रिप्रेजेंटेशन दोगे किसको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, यानी कि MP को या फिर MLA को, जो आपकी इच्छा है। अगर आप चाहो तो उनको रिप्रेजेंटेशन दो इन संस्थाओं में कि वो भी इनके मेंबर हो सकते हैं, या फिर मत दो। वैसे होता है कि जो ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होती हैं, ये जिला परिषद होती हैं, वहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं MLA और MP। ठीक है। वो हिसाब से है कि कहाँ कौन होगा, वो अलग है। और क्या कहा गया था, और कहा गया था कि आपकी मर्जी है, चाहे तो आप OBC को रिजर्वेशन दो मेंबर और चेयरपर्सन की सीट पे, चाहे मत दो। अभी होता है रिजर्वेशन OBC के लिए भी। और क्या कहा गया था, और कहा गया था कि जो डेवल्यूशन ऑफ पावर होंगी या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पंचायत की प्रिपेयर करने की, किसको, प्लान को, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और सोशल जस्टिस के लिए। ठीक है। वो 29 फंक्शन आप चाहे तो उनको पूरी तरह सौंप सकते हो, या फिर कुछ अपने पास भी रख सकते हो उसमें से, जो आपको लगता है कि नहीं वो पंचायत को नहीं देना चाहिए, उस पर काम स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, वो भी किया जा सकता था। वैसे अभी जो भी सब्जेक्ट होते हैं उस पर पंचायत ही काम करती है। ठीक है। और जो फाइनेंशियल पावर थी ग्रांट की, वो पंचायत को, कि मतलब अब उसका जो फाइनेंस है पंचायत का, वो सिर्फ ग्रांट के थ्रू करना है, या फिर उनको टैक्स लगाने की और कलेक्ट करने की पावर देनी है या नहीं देनी है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही था। वैसे अभी पंचायत के पास भी, समिति के पास भी और जिला परिषद के पास भी बायलॉज के अंदर ये पावर होती है कि वो इस तरह से कानून बना सकते हैं। कोई भी मेले हों या मार्केट है वहाँ से टैक्स वसूलना, फीस, वो सब पावर जो है वो पंचायत के पास होती है। ठीक है। अभी हम अगर पंचायत राज जो एक्ट है उसकी बात करें, 1994 का, जो हरियाणा में लागू किया गया था, हरियाणा में जो है 1994 में लागू हुआ था। ठीक है। ये पंचायती राज एक्ट, अगर हम इसको, जो ये बताया गया इसके अंदर कितने चैप्टर हैं, कितने पार्ट हैं, कितनी धाराएं हैं, ठीक है, जो ग्राम पंचायत है उसके लिए कौन कौन से चैप्टर हैं, या जो पंचायत समिति है उसके लिए कौन कौन से चैप्टर हैं, या जो परिषद है उसके लिए कौन कौन से चैप्टर हैं, अगर इसको हम डायरेक्ट पंचायती राज एक्ट की जो वो PDF है प्रॉपर उससे देखेंगे तो उससे समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैंने पहले जो है आपके लिए थोड़ा सा लिख के रख लिया है। हम जो है शुरू में ये यहाँ से ये जान लेंगे कि कितने चैप्टर हैं, कौन सा चैप्टर किस चैप्टर के अंदर जो है कौन कौन सी धाराएं हैं, या कौन सा चैप्टर किस पार्ट के अंदर आता है, वो हम इस पेज से जान लेंगे। उसके बाद जो भी धाराएं हैं वो सब हम पंचायती राज वाली जो PDF है उसी के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो पंचायती राज एक्ट है 1994 का हरियाणा का, उसके अंदर पहले 21 चैप्टर थे, अभी जो है 22 हो गए हैं। कैसे हो गए हैं 22? अभी जो है HRDA ऐड कर दिया गया इसके अंदर। जो 22वां चैप्टर है उसके अंदर HRDA यानी कि हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ठीक है। हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण है। ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक वैसे जो है टोटल 5 पार्ट है हमारे पास इस एक्ट के अंदर। धारा जो है वो 280 है, 218 तक तो ये प्रॉपर पंचायती राज वाली है, और 219 से लेकर के 280 तक वो HRDA से संबंधित है। ठीक है, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी से। अभी तक इसके अंदर जो है वो 23 अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक है। आगे देखते हैं कि जो पहला पार्ट है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ 2 चैप्टर हैं। जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर 4 चैप्टर हैं। तीसरे पार्ट के अंदर 6,
चौथे के अंदर 7 और पाँचवें के अंदर 3 चैप्टर हैं। इसको हम याद कैसे रखेंगे? हम इसको याद रखेंगे 2 4 6 7 3, इतना तो आपको याद ही। अब इसके अंदर सिर्फ 5 पार्ट हैं। अभी आपको सिर्फ ये नंबर याद करना है पहली बारी में कि 2 4 6 7 3, ठीक है। ये इतने इतने चैप्टर्स हैं हर पार्ट के अंदर। अगर हम धाराओं की बात करें तो पहले पार्ट में 6 धाराओं तक है, 1 से लेकर के 6 तक। और इसके अंदर पहले पार्ट के अंदर जो प्रिलिमिनरी या फिर जनरल बातें होती हैं वो बताई गई हैं कि जैसे जो अथॉरिटी होगी, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अगर कहीं अथॉरिटी लिखा हुआ है, अगर कहीं लिखा हुआ है सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी कौन होता है? अगर कहीं लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मतलब क्या होता है? अगर कहीं लिख दिया प्रिस्क्राइब्ड, तो उस प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है? अगर कहीं लिख दिया कि जो गवर्नमेंट है वो बताएगी कि किस पर्सन को अपॉइंट करना है, ऑफिसर कौन होता है, ठीक है, वो सब का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऐसी सी बातें बताई गई हैं प्रिलिमिनरी के अंदर। जनरल में ये बताया गया है कि तीनों के लिए तीनों टायर पे जो है 5 साल का कार्यकाल होगा, ठीक है। अगर उनकी टर्म से पहले डिसोल्यूट कर दिया जाता है तीनों में से किसी को भी, अगर 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले किसी संस्था को मतलब ख़त्म कर दिया जाए, जैसे पंचायत है अब उसको डिसोल्यूट कर दिया जाए, या पंचायत समिति है उसको डिसोल्यूट कर दिया जाए, तो उनको इलेक्शन करवाना है, नहीं नहीं करवाना है, कैसे करवाना है, तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। अगर किसी मेंबर को या चेयरपर्सन को या सरपंच को किसी को इस्तीफ़ा देना है, ठीक है, तो वो किसको देगा? कि वो डायरेक्टर को देगा, ठीक है, ये बताया गया है। प्रिलिमिनरी में ये बताया गया कि डायरेक्टर कौन होता है, ऐसे करके, ठीक है। वो सब चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं पहले पार्ट के अंदर। दूसरे पार्ट में बताया गया है जिसके अंदर 3 से लेकर के 6 तक हमारे पास चैप्टर हैं और 7 से लेकर 54 तक हमारे पास धाराएं हैं, ठीक है, या फिर सेक्शन है। उसमें ये बताया गया है कि ग्राम सभा क्या होगी, उसको बनाया कैसे जाएगा, जो पंचायत होगी उसमें पंच सरपंच कौन होंगे, कितने होंगे, उसका कोरम कितना होगा, ठीक है। कोरम का मतलब यानी कि कम से कम कितने सदस्य चाहिए किसी मीटिंग को करने के लिए, ठीक है, कितनी कमिटीज़ बनेंगी, कब कब वो क्या क्या करेंगी काम, ऐसे करके बताया गया है। जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो पंचायत समिति होगी वो बनेगी कैसे, वो पंचायत जो ब्लॉक होगा वो ब्लॉक क्या होगा, कितने मेंबर होंगे, जो चेयरपर्सन है या जो वाइस चेयरपर्सन है, चेयरमैन या फिर वाइस चेयरमैन है, उसको नियुक्त कैसे किया जाएगा, कब नियुक्त किया जाएगा, मीटिंग कौन बुलाएगा, वो सब चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। इनके फाइनेंस से संबंधित बातें बताई गई हैं, इनके ऊपर कंट्रोल किसका होगा ये बताया गया है। इसके लिए हमारे पास 7 से 12 तक चैप्टर है और 55 से 116 तक हैं धाराएं, ठीक है। अगर हम चौथे पार्ट की बात करें तो इसमें जिला परिषद है, इसमें 13 से 19 तक चैप्टर हैं, 117 से 161 तक हमारे पास धाराएं हैं। इसमें भी यही सब बताया गया है कि सबसे पहले जो है जिला परिषद वाला एरिया क्या होगा, जिला परिषद में कितने मेंबर होंगे, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को कैसे नियुक्त किया जाएगा, कौन नियुक्त करेगा, इसके पास फाइनेंस कहाँ से आएगा, इसको सुपरवाइज कौन करेगा, अगर ठीक से काम ना करे तो कौन काम करेगा, वो सब चीज़ें बताई गई हैं। जो पार्ट 5 है उसके अंदर 20, 21 और 22 ये 3 चैप्टर हैं और इसके अंदर इलेक्शन और जो मिसलेनियस है, ठीक है, या फिर जो HRDA है उससे संबंधित बातें बताई गई हैं, ठीक है। उसमें यही सब कि इलेक्शन कैसे करवाया जाएगा, कौन करवाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट की क्या पावर होगी, ठीक है, वो सब चीज़ें बताई गई हैं। ये मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि कैसे जो है सेकंड पार्ट में जो चैप्टर 3 है उसमें 7 से 12 तक धाराएं हैं, उसमें एरिया के बारे में बताया गया है। जो फोर्थ चैप्टर होगा उसमें 13 से 18 तक धाराएं हैं, उसमें कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ड्यूटी, फंक्शन, पावर, ये सब बताया गया है। अभी यहाँ से अब मेन चीज़ क्या समझो, वो ये समझो, ये देखो कि सबसे पहले तीनों में जो है वो एरिया की बात होगी। तीनों में पंचायत है तो जो ग्राम लेवल का एरिया होगा ग्राम सभा उसकी बात होगी, पंचायत समिति है तो उसमें ब्लॉक की बात होगी, जिला परिषद है तो उसमें जो है वो जो पूरा जिला होगा उसके बारे में बात होगी, ठीक है, वो किस एरिया में काम करेगी। उसके बाद अब पंचायत है छोटे लेवल पे है तो इसमें सारा कुछ इसी के अंदर डाल दिया, कंडक्ट ऑफ बिजनेस भी, ड्यूटी भी, फंक्शन भी, पावर भी, ठीक है। उसके बाद जो तीनों में कॉमन चीज़ है पहले वो बता देता हूँ, किसके ऊपर कंट्रोल किसका होगा, जैसे पंचायत के ऊपर, या जो पंचायत समिति है उसके ऊपर कंट्रोल किसका होगा, या जो जिला परिषद है उसके ऊपर कंट्रोल किसका होगा। ये लास्ट चैप्टर में बताया गया तीनों में। और उससे ठीक पहले वाले चैप्टर में तीनों में फाइनेंस पावर दी गई है तीनों की, ठीक है, पंचायत वाले में पंचायत की, पंचायत समिति वाले में पंचायत समिति की, और जिला परिषद वाले में जिला परिषद की, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। उसके बाद क्या है कि पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों बड़ी संस्थाएं हैं थोड़ी सी, तो इनके लिए कंडक्ट ऑफ बिजनेस अलग रखा गया है, एग्जीक्यूटिव पावर्स और जो अथॉरिटी हैं वो अलग रखी गई हैं, जो ड्यूटी होगी इनकी और इनके पास जो पावर होगी कि ये काम कर सकती हैं, ये काम नहीं कर सकती, वो सब चीज़ें एक अलग चैप्टर में बताई गई हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ भी 6 चैप्टर्स हैं, इसको मिला करके हमारे पास ये भी 6 चैप्टर हैं, ठीक है, ये सुपरविजन तक,
जो यहाँ पे 7वां चैप्टर आया जिला परिषद में, वो इलेक्शन से संबंधित है कि इलेक्शन होगा कैसे, तीनों का। ठीक है। और उसके बाद जो मेन इलेक्शंस की बात करी गई है वो करी गई है 5वें पार्ट में। ठीक है। यहाँ आपको मिसलेनियस भी दिखाई देगा। ठीक है। और आपको रूरल डेवलपमेंट संबंधित भी दिखाई देंगी चीज़ें। अभी मैंने यहाँ वैसे धारा 3 से शुरू कर रखा है, पर हम जो है इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पंचायती राज एक्ट से ही पढ़ेंगे। ठीक है। आपको जो है प्रॉपर पीडीएफ से पढ़ाया जाएगा, जो पंचायती राज एक्ट की पीडीएफ है, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की हुई। ठीक है। तो अगर आपको भाई पढ़ना है और ये सब चीज़ें लगती हैं कि हाँ ठीक है, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो जो है उसको शेयर करें, ताकि इस एक्ट का फ़ायदा जो बाकी बच्चे हैं वो भी उठा सकें, जो जानने जैसी चीज़ें हैं वो लोग जान सकें। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़नी है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जनरल लाइफ में भी पता होनी चाहिए। आप लोग गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, ठीक है, वहाँ की चीज़ें काम कैसे करती हैं, आप लोगों को ये सब चीज़ों का पता होना चाहिए। ये जनरल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी इस वीडियो के अंदर सिर्फ हमने जनरल बातें करी हैं, जो मेन एक्ट होगा वो हम अगली वाली वीडियो से पढ़ना शुरू करेंगे। और मैं कोशिश ये करूँगा कि हर एक वीडियो में 5-10 ऐसे करके धाराएं पढ़ाई जाएं, जो आप लोगों के लिए भी ईजी रहे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको किसी और तरह की कुछ दिक्कत लगती है या आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लगता है कि ये होना चाहिए, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है। आपके हर कमेंट को पढ़ा जाएगा, उसका रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है। थैंक यू।